कहानी की शुरुआत में हम बेथ और हैरी को देखते हैं जो कि एक यंग कपल हैं और ये दोनों एक बोट से 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए एक आइसोलेटेड आइलैंड पर जा रहे हैं जिसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है। जो आदमी इन्हें बोट से छोड़ने के लिए आया है वो उन्हें एक सैटेलाइट फोन भी देता है और कहता है कि अगर 10 दिन से पहले तुम वापस लौटना चाहो तो तुम मुझे इस पर कॉल करना। ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है और अब ये दोनों यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद इनकी आंख लग जाती है। हैरी जब उठता है तो देखता है कि वहाँ पर छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। ये देखकर वो बेथ को उठाता है। ये दोनों उन पैरों के निशानों को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई नहीं है और अभी उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं जो जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। पर अंदर जाने के बाद वो पैरों के निशान अचानक से गायब हो जाते हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और जब इन्हें किसी बात का कोई क्लू नहीं मिलता तो ये इस बात को अवॉइड करके एक बार फिर से आइलैंड को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। रात को ये बोन फायर करना चाहते हैं जिसके लिए हैरी अंदर लकड़ियां लेने के लिए जाता है जहां पर उसे कुछ हड्डियां भी मिलती हैं लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये इंसान की हड्डियां हैं या जानवर की। और तभी उसे अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो लकड़ियां लेकर बेथ के पास जाता है। उसके पास हड्डियां भी होती हैं। वो हड्डियां बेथ को दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये हड्डियां इंसान की हैं या जानवर की। खैर अब इसके बाद रात हो जाती है। ये अपने कैंप के अंदर जाते हैं और कुछ देर के बाद उन्हें अजीब सी आवाजें आती हैं जो कि बाहर से आ रही होती हैं। हैरी देखता है कि बाहर कोई नहीं है लेकिन वो जल्द ही समझ जाता है कि जंगल के अंदर जो पेड़ है ये उन पत्तों की आवाज है। इसलिए रिलैक्स होकर ये सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आधी रात में एक बार फिर से इन्हें वैसी ही आवाज आती है पर अब ये समझ चुके हैं कि हवा के तेज होने की वजह से पत्तों से ही आवाज आ रही है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि हैरी पानी में नहा रहा होता है। तभी बेथ उसे आवाज लगाती है और बाहर बुलाती है। बेथ कहती है कि देखो किसी ने मेरे कपड़े पेड़ पर टांग दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अलावा भी कोई आइलैंड पर है। ये दोनों जंगल के अंदर जाते हैं लेकिन बहुत ढूंढने पर भी इन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता इसीलिए ये बाहर वापस आ जाते हैं। इसके बाद हैरी पानी में मछलियां पकड़ने के लिए जाता है। उसका पैर स्टारफिश के ऊपर पड़ने वाला होता है कि तभी हैरी देख लेता है क्योंकि अगर स्टारफिश के ऊपर उसका पैर पड़ जाता तो वो हैरी को डंक मार सकती है जिससे उसकी मौत हो जाती। अब हैरी पानी से बाहर आ जाता है और तभी इन्हें जंगल के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें वहां पर एक कैबिन दिखता है जो लॉक्ड होता है। हैरी उसे खोलता है और अंदर जाता है। बेथ भी उसके साथ जाती है पर जल्द ही बेथ वहां से बाहर निकल जाती है। हैरी और अंदर जाता है जहां पर वो देखता है कि एक बेड है यानी कि कभी कोई इसके अंदर रहा करता था। हैरी देखता है कि वहां दीवारों पर अजीब अजीब सी तस्वीरें बनी होती हैं जिसमें एक लड़की भाले से किसी को मार रही होती है। तभी बाहर से बेथ की आवाज आती है। हैरी बाहर जाता है और देखता है कि वहां पर किसी की कब्र है यानी कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया था जिसका नाम कोरल था। इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई और किसने इसको यहाँ पर दफनाया। ये दोनों वापस से अपने कैंप आ जाते हैं और अब बेथ अपने वीडियोस देखना शुरू कर देती है जो उसने अपने और हैरी के यहाँ इस आइलैंड पर रिकॉर्ड किए थे जो देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। तभी वो देखती है कि जब ये दोनों क्लोज हो रहे थे तो इन्हीं के कैमरा से किसी ने इन्हें रिकॉर्ड किया। ये देखकर वो डर जाती है और हैरी से कहती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हैरी उसे समझाता है और कहता है कि शायद यहाँ पर कोई बच्चा या कोई दूसरा आदमी आया होगा जिसने हमारे साथ ये प्रैंक किया है। इस आइलैंड पर हमारे अलावा कोई नहीं है, हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। फिर वो उसका मूड ठीक करने के लिए आदिवासियों की तरह उसके चेहरे पर कुछ लगाता है। ये दोनों एंजॉय करते हैं और भागते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें कैबिन और वही कब्र दिखती है जो कि कोरल की है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये होती है कि एक दिन पहले ये जंगल के किसी और हिस्से में थी और आज ये कैबिन और कब्र किसी और हिस्से में है। इन दोनों को ये बात समझ में नहीं आती। तभी इन्हें बाहर समंदर से कोई आवाज आती है। ये बाहर आकर देखते हैं कि वहां पर दो आदमी गोलियां चलाकर मछलियों को पकड़ रहे होते हैं। ये उन दोनों को अवॉइड करते हैं
और अब हैरी को और बेथ को पूरा यकीन हो चुका है कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई है जो इनसे प्रैंक कर रहा है। रात को अपने कैंप के अंदर सो जाते हैं और एक बार फिर से जंगल के अंदर से इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। हैरी वहाँ पर अकेला जाना चाहता है लेकिन बेथ को बहुत डर लग रहा होता है, इसलिए बेथ भी उसके साथ जाती है। आवाज का पीछा करते करते ये कैबिन तक पहुंच जाते हैं और जब ये कैबिन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन इस बार इन्हें वहाँ पर एक बुक मिलती है जो खुली होती है। शायद कोई इसे अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था। बेथ बाहर देखती है जहाँ पर कोरल की कब्र को अब किसी ने ठीक कर दिया था। इन दोनों को लगता है कि सुबह जो दो लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे ये कैबिन उन्हीं का है और उन्होंने यहाँ पर कोरल की कब्र को ठीक किया है। ये दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं, लेकिन बेथ अब बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसे लगता है कि कोई सोने के बाद इनके ऊपर नजर रखता है, इसीलिए वो हैरी से कहती है कि आज हम दोनों बाहर ही सोएंगे। ये दोनों बाहर सो जाते हैं और सुबह जब बेथ उठती है तो देखती है कि किसी ने जेली फिश को बहुत बुरी तरह से मारकर वहाँ पर लटका रखा है। बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हैरी से कहती है कि अब मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहती, हमें यहाँ से वापस जाना होगा। हालांकि 10 दिन के बाद जो आदमी इन्हें छोड़ने आया था वो अपने आप ही आएगा, लेकिन इनके पास सैटेलाइट से उसे कॉल करके बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन्हें अब समझ आ चुका है कि कोई न कोई है जो उन्हें परेशान कर रहा है। हैरी सैटेलाइट फोन अपने सामान में ढूंढता है लेकिन उसे सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि एक दिन पहले जो दो लोग समंदर में गन से मछलियां पकड़ रहे थे उन्होंने इनके सैटेलाइट फोन को चुराया है। उनकी बोट अब भी समंदर में है, जिसका मतलब ये है कि वो दोनों अब भी इस आइलैंड पर हैं। हैरी कुछ दूर जाकर देखता है कि वो दोनों यहीं पर रुके हुए हैं। उसके साथ बेथ भी होती है। हैरी उनसे मदद मांगता है लेकिन इन दोनों को इंग्लिश नहीं आती, जिसके बाद इन दोनों में से एक बेथ के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से हैरी और उसके बीच में हाथापाई हो जाती है। पर बेथ किसी तरह हैरी को यहाँ से ले जाती है। इन दोनों को समझ आ जाता है कि सैटेलाइट फोन को इन दोनों ने ही चुराया है और जब वो दोनों समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं तो हैरी उनका सामान चेक करता है जहाँ पर उसे सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। इसके बाद वो बेथ से कहता है कि मैं इन दोनों की बोट पर जाता हूँ जहाँ पर मैं रेडियो से मदद मंगवा सकता हूँ। हैरी उनकी बोट पर जाता है लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा होता। तभी वो दोनों बोट पर आ जाते हैं और हैरी को मारकर बेहोश कर देते हैं। साथ ही आइलैंड में आने के बाद वो बेथ को भी बंदी बना लेते हैं। अब जब हैरी की रात को नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने बेथ है जिससे बांधा हुआ है। वो खुद भी बंधा होता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता और अब ये दोनों बेथ के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये ऐसा कुछ करते तभी जंगल के अंदर से वही अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि अंदर से कोई इन्हें देख रहा है। ये दोनों जब जंगल के अंदर जाते हैं तो ठीक उसी वक्त हैरी अपने हाथ खोलकर बेथ को भी आजाद कर देता है और तभी इन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। ये देखते हैं कि इन दोनों में से एक आदमी जख्मी है। इसके बाद दूसरा आदमी उसे अपनी बोट पर बिठाकर इस जगह से निकल जाते हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ था और किसने गोलियां चलाई थी। कहीं न कहीं बेथ बहुत खुश भी होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब तक जो कुछ यहाँ पर हो रहा था वो यही दोनों कर रहे थे। अब इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह बेथ उठकर देखती है कि वहाँ पर उन दोनों में से एक के खून के निशान हैं। वो उन निशानों का पीछा करके उस कैबिन तक पहुँच जाती है और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर बुक होती है। वो उस बुक को पढ़ती है और अब हैरी भी वहाँ पर आ जाता है। बेथ हैरी को बताती है कि ये बुक चीन नाम के एक आदमी ने लिखी है, जिसमें उसने लिखा है कि यहाँ पर एक बार कोरल नाम की लड़की आई थी जिसे एक सांप ने काट लिया था, जिस वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई। वो यहीं आइलैंड पर रुके कुछ लोगों से मदद मांगने के लिए गई, लेकिन उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसके साथ गलत काम किया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई और तभी से उसकी आत्मा इस पूरे आइलैंड पर भटकती है। बेथ बताती है कि ये बुक चीन ने लिखी थी और ये कैबिन भी उसी का है। उसने जो कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था वो उसने इस बुक में लिख दिया है। हैरी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आता क्योंकि वो इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, इसीलिए वो उस जगह से चला जाता है। बेथ यहाँ पर कोरल की कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हैरी म्यूजिक सुन रहा होता है और ठीक उसी वक्त उसके पीछे एक साया आता है, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो साया वहां से गायब हो जाता है। रात को बेथ
हैरी से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि किताब में जो बातें लिखी हैं वो सब कुछ सच है। हैरी कहता है कि अगर किताब में बातें लिखी हैं कि यहाँ पर आने वाले हर आदमी को वो आत्मा मार देती है तो वो जिंदा क्यों है। इस बात का बैथ के पास कोई जवाब नहीं होता, पर बैथ अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी है। रात को इन दोनों को एक बार फिर से एहसास होता है कि इनके आसपास कोई है, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। अगली सुबह बैथ कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। इन दोनों को यहाँ पर 7 दिन बीत चुके हैं और अब हैरी उसकी बात मान जाता है। ये देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा है, इसीलिए बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाना चाहते हैं ताकि अगर कोई प्लेन गुजरे तो उसे सिग्नल मिल जाए कि यहाँ पर कोई फंसा हुआ है। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तभी इन्हें सैटेलाइट फोन के रिंग होने की आवाज आती है। हैरी उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाता है, जहाँ वो केबिन के पास पहुंच जाता है। उसे समझ आ जाता है कि केबिन के अंदर ही सैटेलाइट फोन है। वो केबिन के अंदर जाता है और फोन को उठाकर कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। ऐसा लगता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा दर्द में है। ये सुनकर हैरी डर जाता है और फोन को नीचे फेंक देता है और एक बार फिर से फोन रिंग होता है, जिससे हैरी और भी ज्यादा डर जाता है। और ठीक उसी वक्त उसके पीछे एक लड़की आती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कोरल है। यानी कि किताब में जो बातें लिखी थी वो पूरी तरह से सच है। कोरल हैरी को मार देती है, लेकिन इस बारे में बैथ को कुछ नहीं पता होता। अभी भी वो उसका वेट कर रही होती है और जब अंधेरा होने तक हैरी वापस नहीं आता तो वो खुद जंगल के अंदर जाती है। वो कोरल की कब्र के पास पहुंचती है, जहां पर ऊपर से रेड रंग का कुछ लिक्विड टपक रहा होता है। जब वो ऊपर देखती है तो वहां पर हैरी को किसी ने मारकर लटका दिया होता है, जिस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि कोरल की ग्रेव के ऊपर खून का एक कतरा भी नहीं है और ना ही वहां पर हैरी की बॉडी है। वो भागकर बाहर आ जाती है और यहाँ से निकलना चाहती है। वो आग जलाने की कोशिश करती है ताकि आग के सिग्नल से कोई उसकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। तभी वो देखती है कि वहाँ पर किसी की कब्र है। वो समझ जाती है कि ये हैरी की कब्र है। उसके पास में एक और गड्ढा होता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये उसी के लिए है। तभी वो दूर एक साई को देखती है जो पानी के ऊपर खड़ा होता है। वो उसकी तरफ भागती है और ठीक उसी वक्त उसका पैर स्टार फिश के ऊपर पड़ जाता है, जो उसे डंक मार देती है। और दूर जो साया होता है वो कोरल का होता है, जो उसे देख रहा होता है। और अब बैथ को वो सभी पल याद आते हैं जो हैरी के साथ उसने इस आइलैंड पर बिताए थे और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। अब 10 दिन बीत जाते हैं और वो आदमी जो उन्हें इस आइलैंड पर छोड़ने आया था वो देखता है कि इनका सामान तो यहाँ पर है, लेकिन हैरी और बैथ कहीं नहीं है। इसलिए वो जंगल के अंदर उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। वो केबिन तक पहुंचता है, जहां केबिन के अंदर उसे वही बुक मिलती है जिसमें कोरल के बारे में लिखा है। और ठीक उसी पल उसके पीछे एक साया को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि बैथ होती है, जिसका मतलब है कि कोरल की तरह बैथ भी इस आइलैंड पर लोगों को मारेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोरल और बैथ की कब्र आमने सामने है, मानो इन दोनों ने अपनी टीम बना ली हो जो यहाँ पर आने वाले लोगों को मारेंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।